नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो दिखता तो सामान्य है, लेकिन उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को एक ग्रुप में एक वो भेजा, एक रिपोर्ट भेजा। तो वो पार्किंसन की पेशेंट हैं, उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ, आयुर्वेद के हिसाब से नहीं हुआ, और एलोपैथी के डायग्नोसिस से आयुर्वेद का कुछ भी दवाई दिया जा रहा है। और वो 30 साल से बेड रिडन है और चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ हो रही है। ना एलोपैथी ठीक कर पा रहे ना आयुर्वेद ठीक कर पा रहे। तो मैंने पूछा कि किसी डॉक्टर ने आपसे हेतु वगैरह पूछा? बोले नहीं, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। फिर वो ट्रीटमेंट क्या चीज का दे रहे हैं जब हेतु संप्राप्ति नहीं कर रहे? तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारा आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग रोज शाम को 7 बजे मिलते हैं, और हम लोग यहाँ पर हर व्याधि के बारे में, हर रोज एक नया व्याधि के बारे में चर्चा होती है। और यहाँ पर एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पर हम लोग अलग अलग व्याधियों को पढ़ते हैं, कभी भी रिपीट नहीं होता कोई भी चीजें, कोई भी बात, हर चीज नहीं होती है। तो क्योंकि व्याधियां भी बहुत हो रही है, तो आज हम लोग एक मन्या स्तंभ, टॉर्टिकोलिस करके एक बीमारी है जो आजकल बढ़ रही है, वो क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसका क्या चिकित्सा करना चाहिए, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं अपने आप को हटा देता हूं यहाँ पर, और आप लोग ना स्लाइड शो से देखिए, पीपीटी बना के मैं लाया हूँ, खास आप लोग के लिए लाया हूँ, ताकि आप लोग को समझ है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप लोग मुझे तो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग ये व्याधि को देखिए। इसको बोलते हैं टॉर्टिकोलिस, ठीक है? इसको बोलते हैं मन्यास्तंभ। ये क्या है, क्यों होता है? तो इसको हम देखेंगे तो मन्यास्तंभ एक वातज नानात्मक व्याधि है, जिसमें कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी दर्द नहीं होता है, कभी कभी पेनलेस होता है, कभी कभी पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन होता है। कौन से मसल का? तो स्टर्नोमेस्टोइड मसल जो रहता है, स्टर्नोमेस्टोइड मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। और जो हेड होता है, सिर होता है, वो स्लाइटली फिक्स्ड हो जाता है। और जिस साइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस साइड वो ड्रॉन, मतलब वो उस साइड झुक जाता है। और चेहरा भी पूरी तरह से शोल्डर के पास चला जाता है। तो इसको हम लोग टॉर्टिकोलिस मॉडर्न मेडिसिन में बोलते हैं। और इसको 3 टाइप का बोला गया है। एक है कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस, जिसमें पेनलेस फ्लेक्शन होता है, दर्द नहीं होगा, लेकिन उसमें और हेड का रोटेशन हो जाएगा उस साइड में, और नेक जो रहता है उसका भी हो जाएगा, और एक साइड में हो जाएगा जहां पे स्टेर्नोमेस्टोइड मसल है, आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो टॉर्टस इसका मतलब है ट्विस्टेड, कॉलिस मतलब नेक और कॉलर, है ना? तो टॉर्टोकॉलिस, टॉर्टिकोलिस ऐसे बनता है।
तो इसमें क्या होता है, टॉर्टिकोलिसिस इज सिम्टम रिलेटेड टू टर्निंग और बेंडिंग ऑफ द नेक, ऐसा होता है। अब इसमें अगर हम लोग मसल्स देखें, हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा है सब, तो यहाँ पे स्प्लेनियस सर्विसाइज मसल होता है, लेवेटर स्कैपुले मसल होता है, फिर स्कैलेन मसल्स होते हैं, एंटीरियर मीडियल पोस्टीरियर, ट्रेपेजियस मसल होता है पीछे की साइड में, मैसेस्टर मसल होता है ऊपर जो हम खाना चबाते हैं जिसे, डाइगैस्ट्रिक मसल होता है गले का मूवमेंट करने में, और स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल स्टर्नल हेड क्लेविकल हेड उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो क्लेडोमेस्टोइड मसल है उसी में प्रॉब्लम होती है कि वो ट्विस्ट हो जाता है। अभी मैंने एक कंजेनाइटल टाइप का बताया जो बचपन से हो जाता है, दूसरा एक्यूट टॉर्टिकोलिस होता है जिसमें सीवियर नेक पेन होता है, मसल में स्पाजम होता है, कब क्योंकि डिस्क प्रोलैप्स्ड हो जाता है जो सर्वाइकल एरिया में, जो हमारा वर्टिब्रा है सर्वाइकल एरिया। कल मेरे पास ऐसे एक पेशेंट आई थी, पेशेंट तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 सभी में ये बल्ज हो गया था, बहुत ज्यादा डिस्क प्रोलैप्स हो जाता। तो उसमें ऐसे ही सिर ऐसे ही हो गया था, और वो 10 साल से परेशान है, फिजियोथेरेपी कराया, इंजेक्शन लाया है, सब कुछ करा दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। उसी तरह से कभी कभी एपोफेजियल ज्वाइंट होता है, सब लक्सेशन हो जाता है, मतलब वहां के जो ये जो वर्टिब्रास होते हैं ना वो चिपक जाते हैं, उसके जो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे में चिपकने लगते हैं। कभी फेरिंजाइटिस की वजह से होता है, कभी कभी सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस होता है, कभी जुवेनाइल क्रॉनिक अर्थराइटिस की वजह से ये होने लगता है। बहुत सारे कारण होते हैं। क्रॉनिक अर्थराइटिस अगर होगा जॉइंट में सर्वाइकल एरिया में तो भी ये हो जाता है प्रॉब्लम। इसी तरह से स्पाज्मोटिक टॉर्टिलाइटिस टॉर्टिकोलिस ये जो रहता है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में होता है जो 25 से 50 साल के एज में होता है, और नेक जो रहता है एक साइड में ट्विस्ट हो जाता है। इसके बारे में माधव निदान में बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने बोला है दिवा स्वप्न समस्थान विवृतो ऊर्ध्वतिक निरीक्षण ही मन्ना स्तंभ प्रकृति सैव श्लेष्मणा आवृता। मतलब जो लोग दिन में बहुत ज्यादा सोते हैं, विषम स्थान पे सोते हैं, आप लोगों ने रेलवे का बोगी में देखा होगा, जो जनरल क्लास में लोग ट्रेवल करते हैं आदि भारत, जो गरीब लोग हैं, तो वो लोग कैसे भी सो जाते हैं, तो जब उठते हैं ना तो उनको कितना ज्यादा तकलीफ होता है, और जिसको तकलीफ होता है उसको ही पता रहता है कि क्या तकलीफ है। उसी तरह से बहुत देर तक कोई ऊपर देख रहा है, कुछ काम ऐसे रहते हैं जैसे टावर को देखना है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं या टेक्निकल इंजीनियर रहते हैं जो ऐसे टावर वगैरह बनवा रहे हैं, या पेड़ कटवा रहे हैं, या पहाड़ पे कुछ देखने का काम हो रहा है, या फिर जो एटीसी जो रहता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जहां से जहाज उड़ा के कंट्रोल किया जाता है एरोप्लेन का, फाइटर प्लेन वगैरह, तो ऊपर देखना पड़ता है एक साइड से टिल्ट होके। तो अगर कोई भी चीज अति प्रवृत्ति संगो व शरणम ग्रंथियोपि वा, स्रोतस की दृष्टि होती है, मास्व स्रोतस की दृष्टि है, संग हो रहा है, यहाँ पे आवरण जैसे संप्राप्ति होती है, एक ही दिशा में देखना पड़ रहा है। तो इन सब से वायु का प्रकोप हो जाता है। किसी भी चीज का अति योग अगर होगा तो ये स्टेर्नो क्लेडोइड क्लेडोमेस्टोइड मसल में ये कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा, गर्दन की हलचल नहीं होती है, शूल बहुत ज्यादा होता है, और अत्यंत आशुकारी होने से कभी कभी सुख साध्य होता है, लेकिन कभी कभी कृत्य साध्य होता है, कभी असाध्य भी हो जाता है। अब हम चिकित्सा पे बाद में आएंगे। तो ऐसे एक पेशेंट थे, रशिया से आए थे वो, हरिद्वार में थे, और यहाँ आयुष दर्पण के एक चिकित्सक ने मेरे से दवाई मंगवाया था, तो उनको मैंने ये तेल वगैरह नस्से वगैरह दिया और अभ्यंग का तेल दिया तो उससे ठीक हो गए। लेकिन होता है, ऐसा पाया जाता है। तो इसमें वात और कफ के वजह से बढ़ता है, कफ ने आवरण कर दिया वायु को, तो स्तंभ ऐसे होने लगता है। वायु का भी जो रुक्ष गुण है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कफ के आवरण की वजह से स्तंभ हो जाता है, तो इसीलिए इसको मन्या स्तंभ बोलते हैं। श्लेष्मणा आवृता, मन्या स्तंभ प्रकृते सैव श्लेष्मणा आवृता, ऐसा बोला गया है। अभी देखिए ये जो स्टेर्नोक्लेडोइड मेस्टोइड मसल है, तो उसमें ये बहुत हो गया है। ऐसे बच्चे देखिए कैसे ऐसे ही रहते हैं, वो सीधा हो ही नहीं पाते, कितना मुश्किल होता है उनको। इसमें क्या होता है, enlargement of neck muscles possibly present at birth, asymmetry of the infant's head from sleeping on the affected side, elevation of the shoulder on the affected side, stiffness of the neck muscles,
लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन और हेडेक बहुत ज्यादा होता है। अभी आजकल ये क्यों बढ़ रहा है, जो लोग मोबाइल ऐसे कान में लगा के सुनते रहते हैं ना, मोबाइल ऐसे बिना हेडफोन के या बिना ईयरफोन के करते रहते हैं ना, उनको ये ज्यादा हो रहा है। जो कंजेनाइटल होता है वो कैसे रहता है, हेड टिल्टेड टुवर्ड्स अफेक्टेड मसल, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेनोक्लेडाइड क्लेनाइड मेस्टोइड मसल, चिन पॉइंट अवे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड मसल, ऐसा होता है स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। तो देखिए ऐसा होता है। ठीक है। तो अभी आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी आप लोगों ने देख लिया है, आप लोग ने पेशेंट भी देखे होंगे, या आप लोग तो पढ़े लिखे सब लोग डॉक्टर हैं, आप लोग बताइए कि आपको इस बारे में क्या कहना है। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? अनुरिता मैडम, आप एनाटॉमी की प्रोफेसर हैं, कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से लिया। और सबसे मेन चीज क्या है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, उस इस लाइफस्टाइल में ये सबसे ज्यादा तनाव सर्वाइकल रीजन में आ रहा है। और आपने जो इतना डीपली जो स्केलिनी ट्रायंगल है, अपना डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल है, उन सारी चीजों को शो करके तो लोगों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहली चीज कि आपको आपके सर्वाइकल का ख्याल रखने के लिए नेक एक्सरसाइज करना एंड पोस्चरल चेंजेस ड्यू टू लैपटॉप एंड मोबाइल, जो हम कंटिन्यूअस नीचे एक्सटेंशन जो देते हैं पूरे सर्वाइकल रीजन को, वो बहुत ज्यादा गलत है। दूसरा चीज आपने जो भी यहाँ पे ये बताया, इसकी वजह से जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उस इसमें वात शमन या बाकी के इसके साथ में जो सीरा वेद या फिर मन्या की जगह पे जो हम स्नेहन उपनाह करते हैं, वो इतना तुरंत फायदा देता है। हम खेलते वक्त में भी कभी कभी हमारे स्प्रेन्स और ये ध्यान में आ जाता है। तो उस इसमें भी तो आपने बहुत आप तो सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले ही रहे, लेकिन पर्टिकुलरली एक चीज जो मैं फोकस करना चाहूंगी, हमारा जो स्केलिनी मसल है उसके बराबर पीछे से, मतलब हमारा आगे से क्लाविकल रहता है, स्टर्नम क्लाविकल का जो भी जोड़ है उसके बराबर पीछे जो स्केलिनी मसल के बैक साइड में हमारी जो एक्सिलरी आर्टरी है, स्केप मतलब सबक्लेविन और उसके आगे की एक्सिलरी, तो सबक्लेविन उस पर लॉज होती है, मतलब वो फर्स्ट रिब को क्रॉस करने के बाद में उस आर्टरी को सबक्लेविन बोला जाता है। और वैसे ही हमारा जो हमारा ये फर्स्ट रिब है, अगर गलती से वो एक्स्ट्रा रिब रहा, और वो हमेशा यूजुअली यूनिलैटरल ही रहता है, बहुत कम जन है इसका जो प्रेवलेंस है बहुत कम रहता है, लेकिन उन लोगों को ना बहुत जल्दी एक हाथ में नमनेस, एक हाथ में सीवियर दर्द, या फिर अगर मूवमेंट होती है तो बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये अगर किसी को भी तो वहां पे वो सर्वाइकल जो आपका जो फर्स्ट रिब है आपका, वो फर्स्ट रिब वहां पे उसको डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, वो साइड में अटैच होती है, जिसकी वजह से जो कभी कभी अगर गलती से सबक्लेविन के वहां पे उसका टच हुआ, या फिर आपका वो आर्टरी टच हुई, या फिर नर्व टच हुई, हमारी जो ब्रैकियल प्लेक्सस है, ब्रैकियल प्लेक्सस का सबसे नीचे वाला जो ये है C1 से लेके C7, और उसके बाद में जो T1 है, वो T1 का भी एग्जिट जो है वो हमारी स्केलिनी मसल के बैक साइड में। तो वो जो आपका नेक वाला रीजन है, अगर वहां पे उसमें कंप्रेशन आ जाता है बाकी का सारा चीज, तो बहुत सीवियर और वो यूनिलैटरल ही होता है और वो ध्यान में आता है। आप पाल्पेट करते तो भी ध्यान में आता है, या फिर आप नेक मूवमेंट देते तो भी ध्यान में आता है। कुछ लोगों को एक करवट पे बहुत बड़ा बड़ा तकिया या बड़ा लोड लेके सोने का आदत है। अभी अगर मैं आपके हाथ को, दोनों हाथों को पूरा हाथ को एक रस्सी से और दूसरे हाथ को एक रस्सी से कंटिन्यूस स्ट्रेच करूं, तो क्या आपको शोल्डर में, आपके इसमें एरिया में जो भी स्प्रेन है वो बढ़ेगा कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं? फिर आप अपनी जो भी, आपको मालूम है कि हमारी जो सर्वाइकल, ये छोटी छोटी जो हमारी वर्टिब्राज है ना, उस वर्टिब्रा के एक दूसरे से ऊपर से नीचे तक इंटरवर्टिबुलर भी मसल रहती है, और वो ऊपर के बराबर जो आपका लाइन है वहां से लेके नीचे इंसर्शन रहता है। तो इसकी वजह से वहां का जो सप्लाई है, वहां का जो नर्व सप्लाई है, आपको सबको मालूम होना चाहिए। हमारा जो भी डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड का जो भी डोर्सल रूट्स है हमारे पीछे की जो है, वो हमारा सेंसरी एरिया को दिया हुआ है। और जो हमारा वेंट्रल रूट्स है हमारे सारे जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के, वो वेंट्रल रूट हमारा सेफली अंदर जो भी हमारा जो भी कैनाल वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम वहां वो आगे की तरफ होता है। इस वजह से वो भी प्रेशर आपको ध्यान में देना पड़ता है। तो सारा आपने एकदम मन्यासम, भले ये टॉपिक है लेकिन आपने उसके अलाइड बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली, जो छोटी छोटी चीजें लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी काम आती है, और ट्रीटमेंट करते वक्त में भी इसका ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो क्या है ना, ये बहुत जरूरी है हर चीज को जानना, ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं करना है कि
इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है ये देखिए, है ना। अगर हम लोग एनाटॉमिकली ये हर चीज को जानेंगे समझेंगे तो हम लोग को ये समझ आएगा। अभी ये जो ट्रेपेजियस मसल है, इसके पीछे भी जो स्कैपुला एरिया है, वहां पे एक मसल होता है जिसको सुप्रास्पाइनेटस मसल बोलते हैं। तो एक डॉक्टर आई थी मेरे पास, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर। तो वो जिम में बहुत ज्यादा वजन उठा ली, और वो भी ट्रेनर के साथ में, और वहां पे उनका टेयर हो गया। तो वो 1 साल से हाथ नहीं उठा पा रही हैं। तो जिम के वजह से भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। उनको मैंने नस से दिया और अपने तेल वगैरह से ठीक किया। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मसल टेयर हील कैसे होगा। उनको डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी कराने के बाद, सुचरिंग कराने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा था। वो ऐसे ही थी वो, जैसे ये सिम्टम दिख रहे हैं ना, ऐसे ही थी वो। पूरा हाथ नहीं उठा पा रही थी। तो आयुर्वेद में है इलाज, लेकिन हम लोग हेतु पे ज्यादा विचार करते हैं। तो पहले तो ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं थोड़ा। इसमें ऐसा बताया कि ट्रीटमेंट का प्लानिंग करना है कि कौन सा मसल इन्वॉल्व है। ब्लाइंडली नहीं करना है। हम लोग पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सभी को एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, हर मसल के बारे में ओरिजिन इंसर्शन पढ़ाया जाता है। तो एमआरआई का आजकल सुविधा उपलब्ध है, पेट स्कैन उपलब्ध है। आप एमआरआई करके देखिए कौन से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। डायग्नोसिस पूरा अच्छे से मॉडर्न में अगर हो रहा है तो हो रहा है। चिकित्सा हम आयुर्वेद का करेंगे, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। हमको दिव्य दृष्टि नहीं मिला है कि ऋषि मुनि आंख बंद करके सब कुछ देख लेते थे। और वो संजय हैं, वो बैठे हैं वहां पे हस्तिनापुर में, और कुरुक्षेत्र में वहां युद्ध हो रहा है, और उनको सब चीज दिख रहा है। ऐसे आपको या मेरे को नहीं दिव्य दृष्टि प्राप्त। इसीलिए हमको यहाँ पर डायग्नोसिस करने का जो टूल्स है मॉडर्न जमाने में, उसका हेल्प लेना ही पड़ता है। चिकित्सा का सिद्धांत आयुर्वेद का रहेगा, डायग्नोस्टिक वो रहेगा। तो इसमें पहले तो ये देखना चाहिए कि स्नेहन और स्वेदन सबसे इफेक्टिव रहता है मेडिसिन के अलावा। तो स्थानिक स्नेहन, संवाहन भी होना चाहिए, और स्वेदन होना चाहिए। तो बाह्य स्नेहन के लिए, क्योंकि पेन सीवियर हो रहा है, अगर सीवियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं पेन हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, महाविषगृत तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल को लगा के अनुलोम गति से संवाहन करना चाहिए, अनुलोम गति से। और बाद में ताप स्वेद या नाड़ी स्वेद किया जाता है। औषधि द्रव्य में महावात विध्वंसक रस समीर पन्नग का उत्कृष्ट लाभ दिखाई देता है। इसी तरह से वात विजांकुश रस, जिसमें वत्सनाभ रहता है, वो अगर 2-2 गोली सुबह शाम दे तो बहुत अच्छा मन्यास्तंभ में पेन को रिलीफ करता है। इसी तरह से महावात विध्वंसक रस जो रहता है, वो स्पाजम जब रहता है, मसल्स में ट्विस्टिंग रहता है बहुत ज्यादा, तो या फिर वहां पे इंफ्लेमेशन रहता है, टेयर रहता है, इंजुरी रहता है, तो वहां जो बहुत ज्यादा शोथ है और पेन है, वेदना है, उसको महावात विध्वंसक रस ठीक करता है। फिर योगराज गुगुल, ये 2-2 गोली दिन में 3 बार देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम, शुंठी चूर्ण 2 ग्राम, इसको अगर हम दूध के साथ दे खाने के बाद तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अश्वगंधा जो है वो मसल का टेयर है उसको रिपेयर कर देता है। अश्वगंधा मांस धातु पे काम करने वाला है, मांस की अग्नि को भी बढ़ाता है, क्योंकि अश्वगंधा उष्ण है और वह अपने प्रभाव से मांस धातु पे काम करता है। इसलिए अश्वगंधा को, और शुंठी, शुंठी जो है वो दीपन पाचन भी करता है और वायु का अनुलोमन करता है। और शुंठी के साथ अश्वगंधा दे, नहीं तो ऐसे अश्वगंधा खाएंगे तो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, गुरु होता है। इसलिए एरंड पाक 10 ग्राम अगर ले तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूध के साथ ले तो मन्या स्तंभ टॉर्टिकोलिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सप्त गुण तेल अगर वहां पे लगाए और अभ्यंग किया जाए, और बहुत जोर से नहीं करना है, हल्के हाथ से करना है, जितना पेशेंट को सह पाए। भले टाइम लगे, 3 महीना 6 महीना, धीरे धीरे इसको ठीक करना है। क्योंकि स्नेह अध्याय में बोला है कि सूखी लकड़ी को भी हम लोग बेंड कर सकते हैं, और जो बेंड है उसको सीधा कर सकते हैं स्नेहन करके। तो ये तो मसल्स है, इसमें तो जीव है, आत्मा है। इसमें तो मतलब आत्मा का प्रभाव है, प्राण का उसमें मतलब संचरण हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो जीवित चीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आवरण भी ठीक हो जाता है। महाविषगर्भ तेल वगैरह जो तेल है, सप्तगुण तेल है, तो उससे वो आवरण निकल जाता है कफ का। महानारायण तेल भी बहुत अच्छा काम करता है। सेंधवादी तेल या प्रसारिणी तेल भी बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से पत्र पोटली श्वेत, जहाँ पे स्तंभ है, तो इसमें 6 पत्ते रहते हैं, और भी पत्ते यूज कर सकते हैं, लेकिन 6 पत्ते हमें सिखाया गया है। अर्क का पत्ता, शिग्रू का पत्ता, फिर निर्गुंडी का पत्ता, इमली का पत्ता, एरंड का पत्ता और करंज का पत्ता, इसको ला के पीसेस पीसेस करना है और सरसों के तेल में फ्राई कर देना है। थोड़ा तेल ज्यादा रहेगा, फ्राई करने के बाद
कपड़े में डालना है और फिर पोटली बनाना है और दूसरे हाथ से उसको खोजना है कि नहीं वो देख के और वहां पे स्वेदन करना है। उससे बहुत अच्छा पेशेंट को रिलीफ लगता है। और उसके बाद में उसको आधा घंटा करके ऐसे 2-3 पोटली से करें और उसको फिर गर्म करें। और जलना नहीं चाहिए, पत्ते हल्का ही रहना है। और उसके बाद में वो निचोड़ के जो तेल और रस निकल रहा है निचोड़ने से, उसको पूरा अभ्यंग करना है वहां पे। वो करने से क्या होता है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसी को लेके बांध देना है वहां पे। जितना देर बांधेंगे उससे मन्या स्तंभ ठीक हो जाता है, आवरण जन्य संप्राप्ति पूरा ठीक होती है। तो इसीलिए धतुर पत्र, अर्क पत्र, चिंचा पत्र, इमली का पत्ता, निर्गुंडी पत्र से स्पाजम है वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट नहीं देना चाहिए। अगर ज्यादा हीट देंगे तो भ्रम हो सकता है। और कैरोटिड आर्टरी भी पास में रहती है, तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। इसी तरह से अर्क लेप करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और आहार विहार में हमें ठंडा एसी में रहना, ठंडी हवा, ठंडा पानी पीना, या फिर हिल स्टेशन में गए वहां सब नहीं जाना है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और एकांग वीर रस इसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक साइड में हुए तो एकांग वीर रस बहुत अच्छा काम करता है। रासना सप्तक क्वाथ के साथ दे, बलारिष्ट दे, मसल्स को बल मिलता है। उसी तरह से अश्वगंधा अवलेह दे, बहुत अच्छा काम करता है। अब आप लोग बताइए, आपको कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हैं। एरंड पाक खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर आम वात जैसी संप्राप्ति है तो आम वात की चिकित्सा कर, क्योंकि आम अगर पेट में है तो वो जाके और वहां पे स्वेलिंग करेगा। तो आम वात जैसे चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। बोलिए, अनुरिता मैम क्या चिकित्सा देंगे? पल्लवी मैम कुछ बोलिए आप। शशि मैम कुछ बोलना चाहेंगे, मर्म पॉइंट क्या कर सकते हैं? शशि मैम वीडियो ऑन करके जी बताएंगी कौन से मर्म। जी जी सर, जी सर। सर इसमें जो बैक के मर्म है वो काफी काम करेंगे, अंश के मर्म भी काफी काम करेंगे, और गोमुखासन वगैरह करते हैं तो वहां से जो मर्म स्टिमुलेट होता है वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। और जो भी नेक के एक्सरसाइजेज हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग होती है साइड में, और टोटल लेटरल होती है, और पूरा रोटेशन होता है, तो जो नेक की एक्सरसाइजेज हैं अगर वो करते हो तो बहुत शानदार रिजल्ट आता है। पॉस्चर हमेशा बहुत सही रखना होता है, और मैंने देखा है कि जिन लोगों को स्ट्रेस की जितनी ज्यादा तकलीफ होती है तो उनको सर्वाइकल वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। और साथ में ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कंप्यूटर वगैरह पर जो लोग काम करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, बच्चे कई बार गलत पोस्चर में पड़ते हैं। तो नेक की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, परहेज रखना पड़ता है। और साथ में मरमा, तो ये तो अंश मर्म बहुत बढ़िया काम करता है। टोटल आप हाथ वाले भी करोगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। और नेक वाली सारी एक्सरसाइजेस काम करेंगे, गोमुखासन वगैरह, विदुर मर्म वगैरह, ये सब सारे जब यहाँ से होंगे तो ये चीज जो पीछे से पूरा टच होता है, जिस तरीके से करेंगे तो शोल्डर बहुत स्ट्रेट हो जाता है। तो जब शोल्डर जितना सही रहता है, नेक सही रहती है, तो इस तरीके से मतलब आराम आ जाता है सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। इसमें जब हमें आम वात, उपस्तंभित वात ऐसा दिख रहा है तो हमें ये क्या सोचना चाहिए, यहाँ पे आम पाचन करना है, स्त्रोतस की शुद्धि करना है, रक्त पर कार्य करने वाली चिकित्सा देना है। तो उसके लिए अगर आम वात जन्य है तो लेप करना है, स्वेदन करना है, रक्त मोक्षण करना है, वात शामक उपचार करना है। तो लता करंज आदि का प्रयोग कर सकते हैं। लता करंज का बीज की मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं, उससे शोथ कम हो जाता है। उसी तरह से गुग्गुल कल्प है, जैसे अमृता गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, महायुवराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल। मृदु विरेचन देते हैं, एरंड तेल देते हैं, गंधर्व हृदकी देते हैं, नस से देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चिकित्सा है, अवस्था के हिसाब से और पेशेंट का अग्नि कैसे है उस हिसाब से हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो हमें फायदा होता है। और आयुर्वेद से टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चिकित्सा है, जैसे कि हम लोग भल्लातक का प्रयोग कर सकते हैं, कंडीशन देख के। गुग्गुल कल्प प्रयोग कर सकते हैं, शिला जतु का प्रयोग कर सकते हैं, पिपली, देवदार, लता करंज, वरुण का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग बताइए कुछ। डॉक्टर महेंद्र सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? सर ये मन्या स्तंभ की का ही जनरल मिलता है। इसमें क्या है कि हाथ में भी दर्द होता है, हाथ ऊपर नीचे भी नहीं होता, और गर्दन में भी होता है, संग में पीठ में भी दर्द होता है। तो उसमें जो अपनी नस है और स्नेन स्वेदन और आम पाचन तो फर्स्ट में है ही, उसके बाद में इसी से आराम करीब करीब मिल जाता है। जो पेशेंट आए मेरे पास तो
नस, और संग में स्नेन स्वेदन, और अपने योगराज को फूल दे दिया या महाराज नादिक्वात के साथ में। और ज्यादा यदि सूजन वगैरह दिखती है तो उसमें फिर हम दशांग लेप का भी प्रयोग कर देते हैं, तो उसी से रिलीफ मिल जाता है सर। इसी तरह से हम लोग अगर योगराज गुल, फिर महायोगराज गुल, महाबद विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, वाद गजांकुश रस, एकांगवीर रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, चतुर्भुज रस, इसका प्रयोग करते हैं। अगर इसमें पित्त का भी अनुबंध है, जैसे जलन वगैरह भी हो रही है, तो सुच्छेखर, जटामंसी, दुरालभा, इसका फांट बना के देते हैं, या हिम कल्पना देते हैं। कफानुबंध अनुबंध, समीर पन्नग, भल्ला तक, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। अनलिमिटेड दवाइयां आयुर्वेद में है, पूरा वनस्पतियां इतनी सारी हैं आयुर्वेद की, वात शामक, हम लोग यूज कर सकते हैं और पेशेंट को फायदा होता है। लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक ही दिन में नहीं करना है कि वो मसल्स में इतना हो जाए, स्ट्रेन पड़े की तकलीफ हो। धीरे धीरे करना है, जितना तेल एब्जॉर्ब होगा उतना हीलिंग होगा, और उतना धीरे धीरे वो लूज होगा। आयुर्वेद में स्लो एंड स्टेडी और कंटिन्यूस ऐसे इलाज करें तो जरूर ये ठीक हो जाता है। चलिए, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपका पिडांतक वटी, पिडांतक तेल काम करेगा इसमें, पतंजलि का? सर जी बोलिए, सर। आइए मत। जी जी जी। जी सर, जी सर, ये बिल्कुल करेगा सर। अब आजकल तो सर आपने जो सारे ट्रीटमेंट है पहले से ही सब बता दिया सर, बाकी मेरे पास बताने के लिए इसमें कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ हाँ तो आपने बताया। जी। और जब मसल्स में वीकनेस रहा, कभी कभी मसल्स बहुत वीक हो गए, हमें एमआरआई में दिख रहा है, तो वहां पे शालीषष्टिक पिंड श्वेत बहुत ही अच्छा काम करता है। तो शालीषष्टिक पिंड श्वेत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बला नाम का चूर्ण है वो लेते हैं, बला वनस्पति का चूर्ण, अश्वगंधा, विदारी, ऐसे जो बृहणीय गण के द्रव्य हैं, दूध डालते हैं और चावल धो के डालते हैं, और खीर बनाते हैं, और पोटली में डाल के, और फिर उसको कोष्ण करके रगड़ते हैं। जितना वो जाएगा उतना मसल्स को ताकत मिलेगा। उसको 1 घंटा 2 घंटा रोज सेशन करें, या हफ्ते में 2-3 बार करें, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, तो नेक अच्छा हो जाता है। दोनों साइड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। जिसका नेक सीधा हो गया वो लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं जी। लेकिन ये टॉर्टोकॉलिस है, इसको अलग समझना चाहिए। इसमें कौन सा मसल है? स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। इसी को फ्रोजन शोल्डर से नहीं जोड़ना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर की मसल्स अलग होते हैं, विश्वाची और अलग होता है, ये मन्या स्तंभ है। हाँ। और डॉक्टर सर बोलिए आप, डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, प्रणाम सर। सर जैसे मेरा अपना विचार है, मैं कहता हूँ कि हाँ अगर आम जन है तो पहले रूट स्वेलिंग करना चाहिए पेशेंट का। हाँ और जैसे पोटेंशियल इत्यादि चूर्ण है, या फिर सेंधा नमक से, या फिर जो है जो रेता होता है इससे कर सकते हैं, तो सिंपल। और उसके बाद जो है, अगर आपका आवाज चला गया सर। सर आपका आवाज चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारे मसल्स कौन कौन से रहते हैं इसमें इन्वॉल्व। मेन स्टेनोक्लेडाइन मसल जो रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, शॉर्टनिंग हो जाता है, और बच्चे जो है उसका सिर कैसे टेढ़ा है। सही नहीं हो रहा है, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा था, गंगवार सर जी। हाँ सर। आप फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, पूरा बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, क्या कहते हैं कि अगर ये आम जन है तो रूट संशोधन करना चाहिए। जब जी आमता खत्म हो जाए उसके बाद जो है इसकी मंद्यावस्ती करनी चाहिए प्रसारित तेल वगैरह से। जी और मैं तो देता हूँ सर, जैसे विष्णुदक बटी है, पंचामृत लौह है, इस तरह से। अब महाभारत विध्वंसक रस है, एकांगवीर रस है, और जैसे हमने सोचकर बताया ब्रजबाज चिंतामणि रस, राज रस, तो इनसे बहुत लाभ होता है, पेशेंट को फटाफट रिकवरी होती है। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने। ठीक है, तो ये छोटा सा व्याधि है, छोटा नहीं, जिसके लिए है वो बड़ा है, लेकिन इस पे यही सब दवाइयों से ठीक होता है, यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसी के पैरेलल और भी बहुत सारी दवाइयां यूज किया जा सकता है। तेलों में तो बहुत सारा है, जैसे कार्पस हस्त्यादि तेल है, प्रभंजन तेल है, फिर वेदना शामक बहुत सारे तेल हैं। शल्लकी का टैबलेट आता है, वो अच्छा काम करता है। फिर मीठा सुरंजन का लेप लगाने से फायदा होता है। लेप कल्पना जो है वो बहुत ही अच्छा है,
शुंठी वगैरह का लेप लगाएं। हाँ सर, हरिहर सर क्या बोल रहे हैं? सर वर्धमान पिपली प्रयोग इसमें के साथ। हाँ वो भी है, लेकिन छोटे बच्चे को तो नहीं देंगे, बड़ों को दे सकते हैं। और बड़ों को। कोलकुलत्थादि चूर्ण है या कुट्टम चुक्क्यादि चूर्ण है, उसका उद्वर्तन करने से कफावृत वात है, कफ का आवरण निकल जाता है। कोलकुलत्थादि चूर्ण का लेप लगा सकते हैं गर्म पानी में या महानारायण तेल में गर्म करके, और उसका लेप लगा के रखें, तो उसकी उष्मा से जो कफावृत वात है, कफ भी कम हो जाएगा, आवरण भी कम होगा, वात भी कम हो जाएगा। बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से और बहुत सारे लेप हैं। आरगवदी अध्याय जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे द्रव्य बताए हैं, जो चरक सूत्र शांत सेकंड चैप्टर है, उसमें उसके द्रव्य लेके, और उसमें बहुत सारे हैं जो मन्या स्तंभ के लिए बताए हैं, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। 70 रुपया। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। आप लोग सोचिए, समझिए, आपके पास पेशेंट आएंगे, अभी तो थ्योरेटिकल बात हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब पेशेंट आते हैं आप ठीक करेंगे तो आप लोग को और अच्छा अनुभव आएगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।